जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आकाश आपका स्वागत करता हूं गुरु गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको क्लास 10th साइंस की सेकंड क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाला हूं। तो देखते रहिए आप गुरु गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल को। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सारी चीज़ें समझ ना आए तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मैं फिर से आपको समझाऊंगा। तो चलिए आइए देखते हम क्या देखते हैं। पिछली क्लास में हम इससे प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ चुके थे। इस क्लास में हम दर्पण से आगे का पूरा पढ़ें, दर्पण जानेंगे। दर्पण क्या होता है, एक्चुअली दर्पण है क्या। हम जो अपना आईना आईना घर पर जो लगा रहता है उसमें अपना जो फेस देखते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। लेकिन दर्पण की पर क्या ये परिभाषा होगी, नहीं। दर्पण की परिभाषा क्या होगी फिर, तो देखते हैं। उस युक्ति को, किसको, उस युक्ति को, कैसी युक्ति, जो दर्पण, उस युक्ति को दर्पण कहते हैं जो अपने पर आपतित प्रकाश, किसको, अपने पर आपतित प्रकाश, अपने पर आपतित प्रकाश को लगभग संपूर्ण प्रकाश किरणों को नियमित रूप से परावर्तित कर देता है। देखो पिछली क्लास में मैंने आपको नियमित परावर्तन पढ़ाया। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास जरूर देख लें, ठीक है। पिछली क्लास में मैं नियमित परावर्तन बताया, उसी से ये सारी परिभाषा है। उस युक्ति को दर्पण कहते हैं जो अपने आप पर, यानी दर्पण पर जो प्रकाश गिरता है, किसी से प्रकाश आया, जैसे टॉर्च से प्रकाश आया या किसी वस्तु से चल करके किरणें आई, तो उसकी बात कर रहे हैं। उस युक्ति को दर्पण कहते हैं जो अपने पर आपतित प्रकाश को लगभग संपूर्ण प्रकाश किरणों को नियमित रूप से, नियमित का मतलब होता है पूरी की पूरी लौटा देना, पूरी की पूरी नियमित रूप से लौटा देना, नियमित रूप से परावर्तित, परावर्तित यानी लौटा देना, परावर्तित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। आई होप आपको दर्पण की परिभाषा समझ में आई होगी। क्या होती है, उस युक्ति को ध्यान से पढ़ना अच्छे से, बढ़िया, ठीक है। तो दर्पण चार प्रकार के दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दर्पण, समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण, नंबर 3 परवलयाकार दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयाकार दर्पण। अब बात करते हैं इसमें अंतर क्या है, समतल दर्पण में, गोलीय दर्पण में, परवलयाकार अंतर, इन दर्पणों में अंतर क्या है, कैसे दिखते हैं, ये दिखने में हमें कैसे नजर आते हैं, क्या एक जैसे होते हैं सारे या कुछ अलग होते हैं। तो देखो देखते हैं। जो समतल दर्पण होता है वो कैसा होता है, एकदम सीधा होता है। कोई कांच का हमने टुकड़ा ले लिया, सीधा, एकदम सीधा प्लेन कांच का टुकड़ा लिया, उसकी एक सतह पर पॉलिश कर दी, क्या कर दी, पॉलिश कर दी। और पॉलिश करने के बाद जो हमें दर्पण प्राप्त होगा वो समतल दर्पण होगा। कैसा होगा, समतल दर्पण। हमने कोई कांच का गोला लिया, क्या लिया, कांच का गोला, उससे काट करके इतना भाग अलग निकाल लिया। तो अलग भाग अलग इतना निकालने के बाद उसके बाहरी सतह पर, किस पर, बाहरी सतह पर पॉलिश कर दी, तो वो क्या बन जाता है, गोलीय दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है, गोलीय दर्पण बन जाता है। अब ये एक जैसे दिख रहे होंगे आपको, गोलीय दर्पण और परवलयाकार दर्पण। इसमें क्या है, परवलयाकार दर्पण है, ये एक जैसे दिख रहे होंगे, ये एक जैसे नहीं होते। गोलीय दर्पण एकदम पूरा गोल होता है। कैसा होता है, गोल, यानी गोले से कटा हुआ भाग होता है, छोटा सा गोलीय दर्पण। ये कैसा होता है, आपने देखा हुआ अंडे, अंडा एकदम गोल तो नहीं होता, हल्का गोलाई से लंबा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, परवलयाकार दर्पण कहते हैं। यानी इसका जो पृष्ठ होगा, पृष्ठ यानी सतह, पृष्ठ यानी सतह, इसकी जो सतह होगी वो कैसी होगी, एकदम सीधी समतल होगी। इसकी कैसी होगी, गोल होगी। इसकी कैसी होगी, परवलयाकार आकार की सतह होती है। इन तीनों में अंतर आई होप समझ में आया होगा आपको। तीनों में क्या क्या अंतर है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयाकार दर्पण। अब देखो ये दर्पण समझ में आया। तो दर्पणों पर जब कोई प्रकाश की किरण गिरती है, क्या गिरती है, प्रकाश किरण, हम देखें अपने कांच में मुंह अपना कैसे देख पाते हैं, इन प्रतिबिंब के कारण। प्रतिबिंब समझते हैं क्या है, हमारा जो कांच में मुंह दिखता है वो प्रतिबिंब के कारण ही दिखता है। किसके कारण दिखता है, प्रतिबिंब के कारण ही दिखता है। तो आप समझिए यहाँ से, प्रतिबिंब किसी वस्तु से आने वाली किरणें, कहाँ से, किसी वस्तु से, यानी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है, वहाँ से क्या आ रही हैं, प्रकाश की किरणें आ रही हैं। किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन, यानी यहाँ कोई वस्तु रखी है, यहाँ से यदि कोई किरणें चल कर के आएंगी और यहाँ से टकरा कर लौटेंगी, इसे क्या कहेंगे, परावर्तन। यदि यहाँ से कोई प्रकाश वस्तु रखी हुई, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और टकरा कर आर पार निकल जाती हैं, अपना मार्ग बदल लेती हैं, तो उसे क्या कहेंगे, अपवर्तन। क्या कहेंगे, अपवर्तन। तो अब आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु से आने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, यानी परावर्तन होने के बाद
अपवर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, क्या होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं, दर्पण का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया आपको दर्पण का प्रतिबिंब क्या है? उसे क्या कहते हैं, दर्पण का प्रतिबिंब कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? बंद उस बिंदु, यानी कि यहाँ आगे समझ में, हम आगे समझेंगे, इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। देखो, दर्पण कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समतल, गोलीय और परवलयाकार दर्पण। तो इनसे कुछ प्रतिबिंब बनते हैं। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। अब ये कौन से वास्तविक और आभासी? आभासी क्या प्रतिबिंब है, वास्तविक कौन सा प्रतिबिंब है, कैसे पहचानेंगे? तो देखो, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। पहले हम जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब, हमने ये कोई दर्पण ले लिया, क्या ले लिया? दर्पण ले लिया, और दर्पण के सामने ये कोई वस्तु रख दी, ए बी, ए से लेकर बी तक ये कोई वस्तु रखी है। क्या रखी है? वस्तु रखी। अब वस्तु से प्रकाश की किरणें चल करके आई, आकर के कहाँ टकराएगी? दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से टकराने के बाद ऐसे निकल जाएगी। कहाँ से होकर? फोकस से होकर निकल जाएगी ये किरण लौट, क्योंकि दर्पण में आर पार किरणें तो जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती? दूसरी तरफ पॉलिश होती है। जब पॉलिश होगी तो आर पार उसमें किरणें नहीं निकलेंगी। आप घर पर देख सकते हैं कांच में, क्या आर पार दिखता है? नहीं। क्यों नहीं दिखता? उसमें आर पार किरणें प्रकाश की नहीं आती। पिछली साइड क्या होती है? पॉलिश। अच्छा, तो ये बताओ मुझे, पॉलिश किसकी होती है दर्पण के पीछे? किसकी पॉलिश होती है? कमेंट में बताओ। चलो, टिन की या मरकरी की पॉलिश होती है। किसकी? या तो टिन की होगी या मरकरी की पॉलिश हम कर सकते हैं कांच बनाने के लिए। ठीक है, तुम कर लेना आराम से कर, बढ़िया। तो यहाँ देखो, तो यहाँ से जो किरण आएगी, यहाँ से टकरा कर कहाँ से लौटेगी? फोकस से होकर के। अब ये कोई दूसरी किरण आई, ये सीधी कहाँ आई? दर्पण पर टकराई, और यहीं से इसी मार्ग से वापस लौट गई। यानी कि अब देखो, एक पहली किरण ये आई, टकरा कर ये लौट गई, दूसरी किरण ये आई, टकरा कर लौट गई। तो जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें टकराने के बाद, ध्यान रखना, जिस बिंदु पर किरणें टकराने के बाद मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं? टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्या कहते हैं? वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो, यहाँ भी, और इससे समझते हैं, यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ कोई वस्तु रखी है, यहाँ से किरणें आ रही हैं और टकरा कर लौट रही हैं। क्या हो रहा है? टकरा कर लौट रही हैं। तो ऐसी, अब हम समझ रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब को, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब क्या है कि टकरा कर वास्तव में मिले। वास्तविक को ध्यान रखना, टकरा कर यदि वास्तव में किरणें मिले, हकीकत में किरणें मिले, तो वहाँ पर क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। देखो, आप देख पा रहे होंगे चित्र में, ये किरणें मिल रही हैं यहाँ पर इस बिंदु पर, तो ये क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ये गोलीय दर्पण से, कौन सा गोलीय दर्पण? हमने कोई गोलीय दर्पण लिया है, इससे कैसा प्रतिबिंब बना? वास्तविक प्रतिबिंब बना है। समझ में आया? ये कोई वस्तु थी ए बी, ये हमने, ये क्या है? इसका केंद्र, वक्रता केंद्र, ये क्या है? फोकस है। ठीक है, अब क्या है? फोकस है। तो आगे समझते हैं, ये हमारा क्या हुआ? वास्तविक प्रतिबिंब। ध्यान रखना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं। कैसे बनते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब देख पा रहे होंगे कैसे बनते हैं? हमेशा उल्टे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? हमेशा ही उल्टे बनते हैं, और इन्हें पर्दे पर, किस पर? पर्दे पर आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि इनको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। किसको? वास्तविक प्रतिबिंबों को पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ देखते हैं क्या होता है इसमें। देखो, यदि इसकी परिभाषा की तरफ देखें, वास्तविक प्रतिबिंबों की परिभाषा क्या होगी? वास्तविक प्रतिबिंब की डेफिनेशन क्या होगी? तो डेफिनेशन क्या बनेगी? वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया? समझ में आई परिभाषा? देखो, तो अब इसकी क्या हुआ? वास्तविक प्रतिबिंब अच्छे से समझ में, उल्टा बनता है, पर्दे पर प्राप्त करते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा क्या होगी? यही, सॉरी, परिभाषा क्या होगी इसकी कि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, किसकी किरणें आती हैं? प्रकाश की किरणें दर्पण से, ये दर्पण है, दर्पण से अपवर्तन या परावर्तन के बाद टकराकर जब लौटेंगी, अपवर्तन परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं? वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? उल्टा। इसमें देखते हैं, अब आभासी प्रतिबिंब क्या होता है?
आभासी, हमने वास्तविक तो समझ लिया, ये वास्तविक प्रतिबिंब तो हम नजर आ गया क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आ गया। लेकिन आभासी क्या होता है, इसमें किरणें मिलती नहीं है, क्या नहीं होती, इसमें किरणें मिलेंगी नहीं, लेकिन मिलने जैसा महसूस होगा कि किरणें मिल रही हैं, लेकिन हकीकत में नहीं मिलेंगी। मिलने जैसा क्या होगा, महसूस होगा केवल कि किरणें मिल रही हैं, लेकिन वास्तव में किरणें नहीं मिलेंगी। तो देखो ये मैंने कोई समतल दर्पण लिया है, क्या किया, समतल दर्पण ही क्यों है ये, क्योंकि सीधा है तो इसको क्या कहेंगे, समतल दर्पण है। यहाँ कोई वस्तु रखी है ओ बिंदु पर, कहाँ रखी है, ओ पर कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ से अब वस्तु रखी है उसके सामने, तो उससे क्या आएंगी, किरणें आएंगी, किसकी, प्रकाश की। प्रकाश की किरणें आकर के इससे टकराएंगी, क्या होगा, टकराएंगी, और टकराने के बाद यहाँ से लौट जाएंगी, क्या होगा, यहाँ से लौट जाएंगे। समझ में आया, कहाँ से लौटेंगे, यहाँ से लौट जाएंगी, टकराएगी, ये यहाँ से लौट जाएगी, यहाँ से। जब इनको डॉट 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 करके पीछे बढ़ाते हैं तो इस बिंदु पर मिलती हैं, यानी क्या वास्तव में मिल रही थी किरणें, नहीं, किरणें वास्तव में नहीं मिली, इनको हमने डॉट 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 करके पीछे बढ़ाया तो हमें मिलती हुई प्रतीत होंगी, हम देखेंगे कि हाँ लग रहा है किरणें मिल रही हैं। क्या ऐसा है, वास्तव में किरणें मिली, नहीं मिली, वास्तव में किरणें मिलती नहीं है, मिलने का अनुभव होता है कि ऐसा एहसास होता है कि किरणें मिल रही हैं, लेकिन क्या मिलती हैं, नहीं, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, कैसा बनता है, सीधा बनता है। देखो ध्यान से, कैसा है, सीधा, और इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंबों को बेटा पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाएंगे हम, क्या नहीं कर सकते, पर्दे पर नहीं देख सकते वास्तविक प्रतिबिंब को। लेकिन कैसा होता है ये, सीधा। देखो वस्तु कैसी है, ऐसे रखिए ऊपर की तरफ सीधी, और तो प्रतिबिंब भी ऊपर की तरफ। इसमें देखो वस्तु कैसे रखी थी, ऐसे ऊपर की तरफ, लेकिन प्रतिबिंब नीचे की तरफ ऐसे बनना है। वस्तु ऐसे रखी है, प्रतिबिंब ऐसे बनना है, तो क्या हुआ, उल्टा। इसमें वस्तु ऐसे रखी है, प्रतिबिंब ऐसे बनना है, तो क्या हुआ, सीधा। ठीक है, समझ में आया। ये किससे बना है, समतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बना हुआ है। समझ में आया, किससे बना, समतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बना हुआ है। अब देखो समतल दर्पण से, गोलीय दर्पण के लिए तो बहुत सारा है, आगे बहुत है, बहुत पढ़ना है अपन को, गोलीय दर्पण के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन समतल दर्पण को यहाँ पढ़ते हैं। पहले समतल को पढ़ लेते हैं और इसकी क्या जगह हो सकता है। तो देखो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, यानी जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा कैसा बनता है, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा कैसा बनेगा। देखो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब एक तो सीधा बनता है, कैसा बनता है, सीधा, यानी वस्तु ऐसे है तो प्रतिबिंब भी ऐसे ही बनेगा, और कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। और कैसा बनता है, आभासी बनता है। आभासी का मतलब होता है कि किरणें वास्तव में मिली नहीं है, मिलने का आभास हुआ है, क्या हुआ, आभास हुआ है। और क्या होता है, वस्तु के बराबर का, यानी वस्तु यदि 3 मीटर की है तो प्रतिबिंब भी 3 मीटर का बनेगा। समझ में आया, वस्तु जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ गया, वस्तु के बराबर का। आगे देखो और क्या लिखा है, समान दूरी पर, यानी ये कोई दर्पण है, यहाँ देखो ये कोई दर्पण है और दर्पण से वस्तु की दूरी यदि 2 मीटर है, दर्पण से वस्तु की दूरी यदि 2 मीटर है, कितनी है, 2 मीटर है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से वो भी 2 ही मीटर पर बनेगा। क्यों, समान दूरी पर बनता है, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, समान दूरी पर बनता है। समझ में आ गया, कहाँ बनेगा, समान दूरी पर। यदि वस्तु को 3 मीटर दूर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी 3 मीटर, 10 मीटर दूर रखेंगे तो प्रतिबिंब 10 मीटर खिसक जाएगा, यानी जिधर जितनी वस्तु खींचेंगे इतना प्रतिबिंब इधर खिंच जाएगा। समझ में आ गया। आगे देखो, अब देखो, अब ये तो हो गया समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण समझते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना। गोलीय दर्पण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास 10th के लिए। गोलीय दर्पण हर बार पूछे जाने वाले पॉइंट, इसके आगे जो पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा बहुत IMP बहुत महत्वपूर्ण है। ए चुपचाप से पढ़ो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। क्या कर रहे तुम लोग, पढ़ो, बातों में लगे रहते हो फालतू में ही। चलो पढ़ो ध्यान से, ठीक है। यहाँ देखो क्या है कि मैं एक लाइन सुनाता हूँ आपको, बहुत अच्छी सी याद आ गई इनको डांटने से। जो लड़की एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बनाती है, क्या, जो लड़की एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बनाती है वो जीवन भर खाना बनाती है। क्या बनाती है, खाना बनाती है। ध्यान रखना, जो लड़की क्या करेगी, बहाना बनाएगी एक्स्ट्रा क्लासों का और इधर उधर बातें करेगी तो जीवन भर किसी लायक नहीं रहेगी, केवल क्या करेगी, खाना ही बनाती रहेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटा ध्यान से पढ़ ले, बहुत सही रहेगी, पढ़ ले अभी कह रहा हूँ।
तो देखो, अब इसके चक्कर मत रहा कर कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, सब ऐसे ही है, तेरा वाला भी ऐसा ही है। कहती है मेरा वाला ऐसा नहीं, तेरा वाला भी ऐसा ही है, मुझे पता है, सब ऐसे ही हैं, तुझे क्या पता है? तो कल की बात कर रही है। चुपचाप से पढ़, समझ में आ गया? जिसके चक्कर मत रहना, मेरा बाबू ऐसा नहीं है, तेरा बाबू। यहाँ देखो, चलो इधर आ जाओ सब लोग। गोलीय दर्पण, अरे तुम लोग कहाँ फंस जाते हो, इधर आओ। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है? यानी कोई कांच का खोखला, पहले क्या था, गोला था, कांच का खोखला गोला होगा, उसमें से हमने किसी हिस्से को काट लिया। क्या किया? कांच का कोई खोखला गोला था, उसमें से इस हिस्से को काट लिया, और काट करके क्या किया, इसको ऐसे रख दिया और ऐसे रख दिया। ठीक है, ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया। अब एक बार ऐसे रखा और एक बार ऐसे रखा। ठीक है, ऐसे रखा। जब हमने इसकी बाहरी सतह पर, किस पर, बाहरी सतह पर, बाहरी सतह पर पॉलिश कर दी। किस पर? ये बाहरी सतह होती है, बाहरी यानी गोले के बाहरी होगा, वो जो बाहरी सतह होगी, इसके यदि हमने बाहरी सतह पर पॉलिश की तो हमें प्राप्त होगा अवतल दर्पण। क्या ध्यान रखना, जिसके बाहरी सतह पर पॉलिश होती है वह अवतल दर्पण होता है, और जिसके यदि हमने कांच के गोले को काट करके अंदर की ओर पॉलिश कर दी, जैसे इसमें की अंदर की ओर, देखो इस गोले को यदि पूरा करूं तो कहाँ होगा, इधर, इधर होगा पूरा। इसको काट करके क्या कर दिया, यहाँ से मैंने काटा, इस पर पॉलिश कर दी, क्या कर दिया, पॉलिश। तो ये अंदर की ओर जो पॉलिश होती है वो किस में होती है, उत्तल दर्पण में होती है। समझ में आया? उत्तल और अवतल दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि उत्तल कौन सा होता है, अवतल कौन सा होता है? ये अवतल है, ये उत्तल है, लिखा है बोर्ड पर। ठीक है, समझ में आ गया क्या, उत्तल कौन सा, अवतल कौन सा है? तो देखो, अब ये क्या था, पहले कांच का गोला था, अच्छे से हमने काट लिया, इसको ये रख दिया, ये इधर रख दिया, तो ये क्या बन गया, अवतल दर्पण से बना। ये अवतल दर्पण से क्या बना, अवतल गोलीय दर्पण, गोलीय से, गोले से क्या बन गया, अवतल दर्पण। ये गोले से क्या बन गया, उत्तल दर्पण। अब देखो, अब अवतल दर्पण का जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ कैसा है भाई, इसका पृष्ठ होता है वो कैसा है, पृष्ठ, पृष्ठ, इसका पृष्ठ कैसा है, समझ में आ रहा है कुछ? कैसा होता है अवतल दर्पण का पृष्ठ, कैसा होता है, और गोलीय दर्पण का पृष्ठ कैसा होता है, समझ में आया कुछ? अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है कि पॉलिश किसकी करते हैं। बेटा ये पॉलिश अब मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया, या तो टिन की कर लो, टिन, या फिर किसकी कर लो, किसकी कर सकते हैं, मरकरी की, टिन की या मरकरी की पॉलिश कर सकते हैं। समझ में आया? टिन की और मरकरी की पॉलिश कर सकते हैं। तो यार यहाँ तो नहीं करूँगा, ये तो बोर्ड है, जब हम शीशा बनाएंगे तो कांच पर टिन की या किसकी, मरकरी की पॉलिश कर लेंगे। समझ में आ गया, किसकी पॉलिश करेंगे, टिन की या मरकरी की। ठीक है, देखो उत्तल, अब उत्तल दर्पण इसका पृष्ठ कैसा होता है, उत्तल दर्पण का पृष्ठ कैसा होता है, पृष्ठों की बात कर लेते हैं। जो उत्तल दर्पण होता है उसका पृष्ठ उभरा हुआ होता है, सॉरी, उभरा, उभरा यानी बाहर की तरफ निकला हुआ, उभरा हुआ मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ, यानी परावर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ है ये, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है उभरा, यानी हम कह सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है वह कैसा होता है, उभरा हुआ होता है, तो वह उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। और जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, दबा, अंदर की ओर दबा हुआ, अंदर की ओर दबा, अंदर की ओर दबा हुआ होता है। ये कैसा, बाहर की तरफ उभरा है, निकला है, ये अंदर की ओर दबा हुआ है। जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, यानी उसे कहते हैं जिस तरफ से पॉलिश नहीं होती उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जिस तरफ कांच में पॉलिश नहीं होती उस तरफ को कांच का या दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। समझ में आया? तो इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, दबा हुआ है, इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, उभरा हुआ है। देख सकता है, अच्छे समझ में आ गया। तो ये उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अंतर समझ में आए कुछ, यानी इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, दबा हुआ, इसका उभरा हुआ। ठीक है, इसके आंतरिक भाग में पॉलिश होती है, इसके बाहरी भाग पर पॉलिश होती है। अंतर समझ में आया?
अब आगे अंतर और भी आएंगे, उत्तल अवतल में और भी बहुत सारे अंतर आएंगे, लेकिन ध्यान रखना उत्तल और अवतल किसके भाग हैं, गोलीय दर्पण के ही भाग हैं। यानी गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, उत्तल और अवतल और उत्तल। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का, उत्तल, यहीं से काट के यानी इस गोले से ही बने हुए दर्पण। अब देखो ध्यान से समझो, ये मैंने फिर से कुछ समझा, ये गोला ले लिया, कांच का क्या ले लिया, खोखला गोला लिया है। इस बार कांच का मैंने क्या लिया है, खोखला गोला लिया हुआ है। अब इस कांच के खोखले गोले को यहाँ से काट दिया। कहाँ से काटा, ये लाइन दिख रही है, ये भी यहाँ से काट डाला। और तो जो काटेंगे ना, जो काटने यहाँ से लेके इस बिंदु तक काटा है, इसको हम कहते हैं दर्पण का द्वारक। समझ में आया, क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। जिस बिंदु से यानी यहाँ से यहाँ तक काटा है तो ये इतना क्या होगा, इसका दर्पण का द्वारक। अब देखो, यदि कोई गोला है तो उसका केंद्र भी होगा, यानी कोई गोला है तो उसका क्या होगा, केंद्र भी होगा। गोला है तो केंद्र भी होगा, गोला है तो केंद्र होगा। कितने भी गोले लो सबके, क्योंकि गोले का केंद्र होना जरूरी है, होता ही है, प्रत्येक गोले का केंद्र होता है, तो केंद्र। अब जो गोले का केंद्र होता है उसी को हम दर्पण का, ये हम दर्पण की पढ़ रहे हैं, दर्पण पढ़ रहे हैं, दर्पण की बात करेंगे सीरियस। तो जो केंद्र होता है उसे हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि गोले के केंद्र को, यानी जिस गोले का भाग होता है, ये दर्पण क्या है, किसी गोले का भाग है, ये क्या है, दर्पण गोले का भाग है। जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। सेम ऐसे ही इसमें देखो, ये कौन सा है, ये कौन सा उत्तल है, कौन सा उत्तल दर्पण निकाला हमने यहाँ से, इसका क्या है, द्वारक कहते हैं इसको। ये क्या है, ये क्या, यहाँ से यहाँ तक क्या है, द्वारक। अब देखो ये क्या है, ये जो सीधी रेखा यानी कि मुख्य अक्ष, इसका नाम क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, देखो मुख्य अक्ष की, ये कोई दर्पण है, ये ध्रुव, ये बिंदु है P। दर्पण को मध्य बिंदु ये है यहाँ पर बीच में, मध्य यानी बीच में, बीच से काटने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। काटने वाली लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। या दूसरी, दर्पण के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली, दर्पण के मध्य बिंदु से होकर, ये दर्पण है, दर्पण के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो इस दर्पण का मुख्य अक्ष कौन सा हो गया, ये वाला। इसका कौन सा हो गया, ये वाला। ये इसका क्या है, द्वारक। ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है, ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष समझ में आया। अब इसमें बच गया ध्रुव P, यानी दर्पण के मध्य बिंदु को, किसको, दर्पण के मध्य बिंदु को, किसको, एक सेकंड रुकिए, दर्पण के मध्य बिंदु को, ये दर्पण है, दर्पण के मध्य बिंदु, ये दर्पण का मध्य बिंदु, इसको हम ध्रुव P कहते हैं। और इसे किससे दर्शाते हैं, P से। इसे वक्रता केंद्र को C से, और द्वारक कुछ नहीं। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, द्वारक है, ये भी है, ये भी द्वारक है, वक्रता केंद्र C, ये इसका परावर्तक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं, तो इनका मैं जो भी डाउट होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा, ज़रूर अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए, किसी का कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। कुछ भी नहीं है, पूछो, क्या डाउट है तुम्हारा, पूछ सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे मैं इनकी सभी की परिभाषा नेक्स्ट वीडियो में मैं मुख्य अक्ष की परिभाषा, वक्रता केंद्र की परिभाषा, ध्रुव की परिभाषा, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा आगे आएगी, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा, फोकस की परिभाषा, सभी की परिभाषाएं लेके आऊँगा, जो 10th क्लास में 2 नंबर में आती हैं। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा परिभाषाओं में से। आप पिछले ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, पिछली साल के आप पेपर उठा के देंगे तो कभी तो वक्रता केंद्र पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वक्रता केंद्र पूछता है, कभी वक्रता त्रिज्या की परिभाषा पूछता है, कभी ध्रुव पूछता है, कभी फोकस पूछता है। क्या पूछता है, फोकस पूछता है। ये इतनी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं कि इनको पूछना है, इनको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना। ध्यान रखना, ये सारी परिभाषा मैं आपको क्लास में ही याद करवा दूंगा। किस में, क्लास में ही याद करवा दूंगा।
समझ में आ रहा? एक भी परिभाषा, सिंगल परिभाषा ऐसी नहीं होगी जो क्लास में याद नहीं होगी। ठीक है, अच्छे से समझ। चलो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हो, जय जवान जय किसान। चलिए बाय बाय।